नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से जीत का दावा किया है। सीएम धामी ने मोदी को लोकप्रिय नेता भी बताया है। साथ ही आपको बताते चले कि हवलबाग में विशाल जनसभा को संबोधित किया। आजीविका महोत्सव में सीएम धामी ने 202 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही कहा कि पूरे प्रदेश में अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे हैं। को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और अपने पैरों पर मजबूती से वो खड़े हों, इसलिए पूरे उत्तराखंड के अंदर हमने प्रत्येक जिले में इस प्रकार के मातृशक्ति के महोत्सव किए हैं। और जिस प्रकार से आज हमारी मातृशक्ति लगातार प्रयास कर रही है, परिश्रम कर रही है और अनेक प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर रही है, उनको एक मंच मिले, उनका प्रोत्साहन, उनका उत्साह बढ़े, उसके निमित्त ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और निश्चित रूप से इन कार्यक्रमों में जिस प्रकार से उनके उत्पाद आ रहे हैं, जिस प्रकार के स्टॉल लग रहे हैं, प्रदर्शनी लग रही है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है मातृशक्ति को आगे लाने का। और इस सामान्य बजट में भी उन्होंने इस बार जहां प्रधानमंत्री आवास योजना की जो संख्या है वो बढ़ाई है, उसको लक्ष्य और बड़ा किया है। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 1 करोड़ और बढ़ाया है। धामी सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक को पास कर अब राज्यपाल के पास आगे की कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है। और जिसे लेकर जहां एक तरफ आपको बता दें कि सत्ता दल से बीजेपी धामी सरकार पर आभार भी जता रही, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही। इस बात पर पुरोला विधायक दुगेश्वर लाल ने भी कहा कि सीएम धामी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में प्रदेश को यूसीसी की सौगात देने का वादा किया था, जो उन्होंने पूरा करके दिखाया है। और ये आज साबित हो गया कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सुरक्षित है। और दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि यूसीसी केंद्र सरकार का विषय है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि यूसीसी को लागू कराना है तो संविधान के अनुच्छेद में बदलाव करने के बाद उसे लोकसभा और राज्यसभा में पास कराना होगा, जिससे पता चलता है कि ये अनावश्यक कदम है। मैं ये कहूंगा कि यूसीसी पहले तो केंद्र का सब्जेक्ट है। जब आप समान नागरिक संहिता लागू करते हैं तो उसमें बहुत जरूरी होता है कि आपको आर्टिकल्स को चेंज करना पड़ेगा संविधान के, और उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा से उसको पास करना आवश्यक होता है। तो एक अनावश्यक कदम था और मेरा ये मानना है कि राजनीतिक कदम था, क्योंकि 10 साल में केंद्र में अमित शाह और नरेंद्र मोदी इसको लागू नहीं कर पाए, इसलिए फेस सेविंग के लिए इसको करा गया है। और जनजाति को बाहर रखें या किसी को भी बाहर रखें तो फिर वो यूसीसी कैसे हो? भारत के नागरिकों में से कोई भी नागरिक अगर उस कानून से बाहर है तो फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हुआ? तो पूरा शब्द ही चेंज हो गया। तो ये भी है। और दूसरा, इसमें कोई नई चीज नहीं आई है। बेटियों को अधिकार सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुकी, 2 शादियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहले निर्णय दे चुकी, 3 तलाक में सुप्रीम कोर्ट में पहले निर्णय हो चुका, और लिव इन रिलेशनशिप उत्तराखंड के लिए तो वैसे भी हमारे किसी काम के नहीं है, और लिव इन रिलेशनशिप पे भी सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ चुके हैं। तो कोई नई चीज इस पूरे उसमें नहीं है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा चर्चा की आवश्यकता हमको नहीं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन महिलाओं को, उन बहनों को, उन माताओं को जिनके आज जो है अधिकार सुरक्षित हुए हैं। और ये सब कुछ हो पाया तो हमारे प्रदेश के यशस्वी नेतृत्व आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हुआ। और धामी जी ने जब 2022 में जब चुनाव में गए थे तब जो है अपने मैनिफेस्टो में इसको रखा था। और ये क्योंकि उनकी व्यक्तिगत इच्छा थी कि उत्तराखंड में जो है यूसीसी कानून लाया जाए। और ये यूसीसी कानून नहीं, चाहे नकल विरोधी हो, चाहे आपका जो है 30% क्षतिज आरक्षण महिलाओं के लिए हो, या 10% जो आज जो है राज्य आंदोलनकारियों के लिए जो सबसे बड़ी सौगात मिली राज्य आंदोलनकारियों को, जो उनके आश्रितों के लिए जो है एक 10% जो आरक्षण देने का जो काम किया, उसके लिए मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से
लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी अपने हर 15 बूथ में कमेटियों में एक कोऑर्डिनेटर बनाने की तैयारी भी कर रही है और कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने भी कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए हमने वॉर रूम का गठन किया है और 5 लोकसभा सीटों के लिए हम काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर 15 बूथों पर जो भी कोऑर्डिनेटर बनाए जाएंगे वो बूथ के अध्यक्षों के साथ में संपर्क करेंगे और कमियों को लेकर संवाद स्थापित करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हमारे प्रदेश में वॉर रूम का गठन किया गया है, जिसमें मुझको चेयरमैन बनाया गया है। तो हमारे पूरे 5 लोकसभा सीटों में हम बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। जो हमारे 15 बूथ के ऊपर हम एक कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। कोऑर्डिनेटर का काम ही होगा जो हमारे बूथ के जो अध्यक्ष हैं, बीएलओ है हमारे, जो उनसे संपर्क स्थापित करेंगे और कौन कौन सी जरूरत है हमको है और क्या क्या कमियां हमारी हैं, वो लोगों से संवाद स्थापित करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने राज्य भर के जो हमारी लोकसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटें, उसमें पूरे हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे हम लोगों ने निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी वो बीएलए की सूची हमको उपलब्ध करा दें। खबर देहरादून से है, जहां पर बीते दिनों हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला होने के साथ साथ पूरे हल्द्वानी शहर में उपद्रव की नौबत आ गई है। हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदेश ने भी कहा कि इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण दिन और ऐसा काला अध्याय है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि आजादी के बाद कभी भी हल्द्वानी शहर में इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना अभी तक नहीं घटी है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें इंटेलिजेंस का भी फेलियर नजर आ रहा, क्योंकि इंटेलिजेंस को भी कहीं ना कहीं इनपुट मिल रहे थे। उन्होंने सीएम से भी मांग की है कि इस घटना में जो भी अधिकारी दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और साथ ही पत्रकारों, पुलिसकर्मियों और वहां के स्थानीय निवासियों पर जो भी हमले हुए हैं उन उपद्रवियों को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की भी मांग है कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति उत्तराखंड में ना हो। नहीं, देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है और ऐसा काला अध्याय है, क्योंकि हल्द्वानी में आजादी के बाद से आज तक कभी भी ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। तो पहले तो हिंसात्मक कार्रवाई जो हुई उसमें जितने लोग भी थे, बिल्कुल उनसे 1% की संवेदना नहीं है। अशांति फैलाने वाले, अराजकता फैलाने वाले, पत्थरबाजी जिन्होंने करी, सरकारी संपत्ति में आग जिन्होंने लगाई, उनके खिलाफ सरकारी जो भी कानूनी दायरा है उसमें सजा उनको। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। भ्रष्टाचार के आचरण पर रोक लगाने जाने को लेकर दून महानगर सिटी बस सेवा सोसाइटी के तत्वाधान में एक शिकायती पत्र आरटीओ सुनील शर्मा के खिलाफ सीएम और मुख्य सचिव एवं सचिव परिवहन को दिया गया।
जिसमें कहा गया कि आरटीओ सुनील शर्मा स्वयं ही वादी और स्वयं ही जज बन गए हैं। जो निर्णय आरटीए की बैठक में इनके द्वारा लिए गए थे उसमें रोक लगाई जाए और इनकी जांच हाईकोर्ट के जज या प्रमुख सचिव न्याय से कराए जाने के आदेश दिए गए, जिससे जनता को न्याय प्राप्त हो सके। हमारा कहने का कि 23/12/2023 को जो है आरटी की बैठक हुई थी, जिसमें कि इनके द्वारा कुछ निर्णय लिए गए थे, जिसमें हमारा विरोध जो है इसके एजेंडे को लेके है कि इसमें आरटीए सचिव, जो आरटीओ होता है वो आरटी का सचिव होता है, उसका जो मुख्य काम होता है वो एजेंडा तैयार करता है और अध्यक्ष और मेंबरों के सामने रखता है, जिसमें कि वो डिसीजन लेते हैं। उसके बाद जो वो डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद आरटीए का जो काम है, आरटीए सचिव का, वो उसकी जिल्द तैयार करके अपने पास उस एजेंडे को रखते हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में गुरुवार की शाम को हुए उपद्रव मामले में आपको बता दें कि एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बनभूलपुरा क्षेत्र में हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है और अब तक पुलिस ने 3 अलग-अलग एफआईआर भी दर्ज की है, जिसमें अब तक 5 लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य उपद्रवियों को चिन्हित करने का काम चल रहा है। एसएसपी ने यह भी कहा कि किसकी मौत कैसे हुई यह अभी जांच का विषय है। फिलहाल प्रशासन ने हालात को देखते हुए बनभूलपुरा क्षेत्र के अलावा अन्य जगह पर कर्फ्यू पर ढील दी है। उसमें पुलिस की तरफ से 3 एफआईआर दर्ज की और ये 3 एफआईआर जो है उसमें हम लोगों ने और तक क्या है बाकी एविडेंस के आधार पर अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद बाकी जो अभियुक्त है उनको आइडेंटिफाई करने का काम हमारे बाकी जो अभियुक्त हमारे केस में नाम और जो कि ये उसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग की थी, प्रॉपर लेकिन ये जो सेकंड घटनाक्रम हुआ है पथिगमन स्थल पर जो पथराव हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज करने में उसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग की थी, प्रॉपर एक डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार की हमारे। ऋषिकेश में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने पिकअप वाहन से चरस तस्करी कर रहे एक युवक को भी गिरफ्तार किया। आपको बताते चले कि आरोपी के कब्जे से टीम ने 1 किलो 500 ग्राम चरस बरामद किया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद आरोपी को पुलिस टीम ने न्यायालय में पेश किया, जहां पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भी पहुंचा दिया। इस मामले को लेकर ऋषिकेश कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक उत्तम रामोला ने भी बताया कि आईएसबीटी चौकी प्रभारी नवीन डंगवाल और साथ ही एसटीएफ के उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह ने भी सूचना के आधार पर रोडवेज बस स्टैंड के निकट वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान एक संदिग्ध वाहन की तलाशी लेने पर वाहन से चरस बरामद किया गया। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 1 किलो 6 ग्राम अवैध के साथ में आपको बता दें कि स्मैक भी बरामद हुई है। साथ ही अलीगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश निवासी 2 अंतर्राज्यीय स्मैक तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के बाद में माननीय न्यायालय में भी पेश करते हुए जेल भेज दिया गया है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नशे के विरुद्ध नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 9/2/2024 की सायं को उत्तराखंड एसटीएफ मंडल की टीम और थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त शगीर अहमद व बाबू शाह निवासी अलीगंज जनपद बरेली को करीब 1 किलो अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो सुबह को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजा गया। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवायोजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्य दिन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा साल 2025 तक देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स लगातार एक्शन मोड में है और इसी कड़ी में एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नशा सप्लाई करने वाले 2 ड्रग डीलर को दबोच लिया है। वहीं आरोपित से भी लगभग 1 किलो 6 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। इस बात को लेकर एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने भी कहा कि यह स्मैक बरेली से खरीदकर खटीमा में नेपाल की एक पार्टी को बेची जानी थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तार तस्कर बरेली के रहने वाले हैं और लंबे समय से स्मैक की तस्करी कर रहे थे, जिनके खिलाफ एनडीपीएस की समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। देखिए, हमारी जो एसटीएफ की एनटीएफ टीम है उनके द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। जो एसटीएफ कुमाऊं की टीम है उसके द्वारा 2 बरेली के ड्रग्स तस्करों को पकड़ा गया है, जिनके कब्जे से लगभग 1 किलो से ज्यादा की स्मैक बरामद की गई है और जिसकी अनुमानित कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की है और एक बहुत बड़ी रिकवरी है पिछले रिसेंट पास्ट में। और इसमें इनसे पूछताछ की जा रही है कि कहाँ से लेकर आ रहे थे और आगे कहाँ सप्लाई की जानी थी और उन सभी लिंकेजेस पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इन पर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करके जो भी इनके द्वारा इलीगल प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है ड्रग्स के कारोबार से, वो सभी को। तो बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण के दौरान घटना की शांति और सद्भावना के लिए इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में प्रार्थना सभा का आयोजन किया है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और स्थानीय विधायक सुमित हृदय संघ इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं भाकपा माले के प्रदेश सचिव इंद्रेश मैखुरी ने भी कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार डीएम और एसएसपी को तत्काल निलंबित कर देना चाहिए और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इसकी जांच बिठानी चाहिए। देखिए, ये तो हम लोगों ने शांति की अपील पहले दिन से की है और हम तो अपील कर रहे हैं कि सभी पक्ष शांति बरतें, उसमें सरकारी पक्ष भी। जो इसके लिए जिम्मेदार अफसर हैं, खासतौर पर नैनीताल जिले के डीएम और एसएसपी, उनको तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए, उनको हटाया जाना चाहिए। और मजिस्ट्रियल जांच उसी सिस्टम के एक अफसर से इसका कोई मतलब नहीं है। हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सिटिंग जज से जांच करवाई जानी चाहिए। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस समय भी वहां पूरा पुलिसिया तांडव, पुलिसिया हिंसा चल रही है। लोगों को घरों से दौड़ा करके पुलिस मार रही है, महिला पुरुष का कोई भेद नहीं किया जा रहा। देखिए, प्रार्थना सभा इंडिया गठबंधन और हमारे सिविल सोसाइटी के लोगों की तरफ से रखा गया था, जिसमें मैं भी सम्मिलित हुआ हूँ। हमारे कई सीनियर्स में हैं, हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय जी हैं, विभिन्न दलों के अध्यक्षगण और उनके पदाधिकारीगण हैं, प्रदीप तमता जी हैं, हमारे कई सीनियर्स यहाँ हैं। प्रार्थना सभा रखी गई, सब धर्मों की जो शांति की प्रार्थना है उसको यहाँ हम लोगों ने दोहराया है और उस घटना पे अफसोस किया है जिसमें कई लोगों की जानें चले गई, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, कई कर्मचारी घायल हुए हैं, कई पत्रकार साथी घायल हुए हैं।
उन सब के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। जो मृत हैं उनके लिए भी शांति की पाठ की है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेश वासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। मौसम बदलते ही लोग तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि दून अस्पताल के मेडिसिन ओपीडी से सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी के रोगियों की संख्या भी बढ़ गई है। तापमान में उतार चढ़ाव होने से दमा के रोगियों की भी दिक्कतें ज्यादा बढ़ गई हैं। सांस फूलने की समस्या से ग्रसित रोगी जो हैं वो प्रतिदिन 10 से 12 की संख्या में पहुंच रहे हैं। इनमें से 2-3 को तो भर्ती भी करना पड़ रहा, ऑक्सीजन भी दिया जा रहा और डॉक्टर्स को बीमारी से बचने के लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही। बढ़ती ठंड के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही। वहीं दून अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष साइन ने भी बताया कि लापरवाही के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से जो है अभी कुछ सर्दी बढ़ी है और जिस तरीके से यहाँ पर ओपीडी में सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी इस तरीके के मरीज जो है देखने को मिल रहे हैं और सभी से जो है यही एक अपील है या सलाह है कि जो है अपने आप को जो है गर्म कपड़े के साथ जो है सुरक्षित रखें और कम से कम कोशिश करें कि जो है बाहर जब कम तापमान में विशेषकर सुबह के टाइम पे या देर शाम को जो है कम निकले और अपना जो है बचाव स्वयं करें और जब भी कभी कोई बुखार हो या खांसी हो जरूर से जो है अपने किसी निकटवर्ती जो है चिकित्सक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।